हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता होगा कि एक लंबे समय के बाद फिर से मैं आपको इस चैनल पर आज बायोलॉजी के जो हमारे स्टडी मटेरियल्स थे उसको मैंने ब्रेक कर दिया था, क्योंकि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसी के अंतर्गत मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। और अब आपके सामने एक बार फिर से अब पर डे के हिसाब से आपको बायोलॉजी का लेक्चर क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा। और इतना दिन आपने वेट किया, इसके लिए आई एम सॉरी। मेरे भी कुछ अपने ऐसे कुछ काम पड़ गए थे जिसकी वजह से हमें हटना पड़ा, लेकिन मैं फिर से एक बार कम बैक करता हूं आप लोगों के सामने और फिर से अब रेगुलर और कंटिन्यू वीडियो आपको दूंगी, और ठीक है, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, अभी बहुत समय है। ठीक है, अभी तो अब मान चलिए जुलाई जस्ट अभी क्या हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है। तो अब आप अगर आज से भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो जितना हमारे पास समय है जनवरी फरवरी तक हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक, उसकी टेंशन ना लो, उसके लिए हम हैं, वो सब मेरे पे छोड़ो। बस आपको एक काम करना है कि जितना रेगुलर वीडियो दिया जाए सिर्फ उतना आप देखते रहो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से जहां तक मैंने पढ़ाया था, एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था, आई होप आपने इसे देखा होगा, पढ़ा होगा। दूसरे चैप्टर में हम पहुंच चुके थे जिसका नाम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन था, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था। इस चैप्टर में मैंने कुछ हेडिंग्स भी आपको कवर कराई थी। और लास्ट पे जो हमने आपको आज समझ लीजिए कि 12 अगस्त हो गया है, तो 12 जुलाई या 13 जुलाई को हमने क्लास प्रोवाइड किया था, लगभग एक महीने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आज से हम एक बार फिर से आपको उसी के आगे बढ़ते हुए आज को इस वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इस लिंक को अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो की लिंक को देख सके और ओपन कर सके, सभी लोग इसको पढ़ सके। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहली चीज कि सब्जेक्ट बायोलॉजी को हम कवर कर रहे हैं, और यह कक्षा 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2022 में एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन ये दूसरा चैप्टर है, और इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है आज, परिपक्व परागकोश का स्फुटन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? परिपक्व परागकोश का स्फुटन, अर्थात डेहिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो चलिए थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि ये परिपक्व मतलब क्या होता है? जो पक गया हो, जो मेच्योर हो गया हो, ठीक है, उसे परिपक्व कहते हैं। और परागकोश का स्फुटन, स्फुटन का मतलब होता है फटना, ब्रेक होना। ठीक है, किसका? परागकोश का। तो परागकोश क्या होता है ये भी आपको आई होप कि बताया गया था जब हम फ्लावरिंग प्लांट के स्ट्रक्चर बता रहे थे, जिसमें आपको बताया था किसी भी पुष्प में 4 चक्र होते हैं, वह दलपुंज और क्या होते हैं? जायांग और पुमंग। तो पुमंग में मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार की विशिष्ट प्रकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। उसी परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि जैसे ये आपका पुष्प होता है, पुष्प में 4 चक्र होते हैं। ठीक है, ऐसे रफली बना दे रहा हूं समझने के लिए। तो ये पूरा फीमेल, यहां से लेके यहां तक का भाग क्या है? फीमेल ऑर्गन्स होता है, जिसे जायांग के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइज, अब यहीं पर ऐसे ही क्या होता है इसके आसपास, ठीक है, यहीं से लगा हुआ ये क्या है? पुमंग का भाग होता है, अर्थात किसी पुष्प में नर और मादा जननांग होते हैं। तो मादा वाला यहां से लेके यहां तक है, तो ये ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, और इसके जस्ट नीचे जो थोड़ा पतला है नली जैसी वर्तिका कहते हैं, और इसके नीचे जो गोला अंडाशय अंडाकार से अंडाशय कहते हैं। ये फीमेल का हो गया। लेकिन चूंकि हमारी हेडिंग क्या है बेटा? परागकोश का स्फुटन, तो ये जो आप संरचना देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या है? किसी भी पुष्प का मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है जिसे पुमंग कहते हैं। इसमें जो ये थैलीनुमा संरचना आपको दिख रही है ना, ये चीज दिख रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ठीक है, और इसी थैली में क्या होता है? छोटे छोटे ऐसे ही क्या होते हैं? कर्णनुमा संरचना पाई जाती है जिसे परागकण कहते हैं। और इसी पुष्प में प्रजनन होने के लिए क्या होना चाहिए? इस परागकण का निकल करके कहां पर? यहां वर्तिका पर आना चाहिए। ठीक है, तो भाई कैसे आएगा? अभी तो थैली में बंद है ना, तो पहले क्या होना चाहिए? इस थैली को फटना चाहिए। ठीक है, तब ये परागकण निकलकर यहाँ वर्तिका पर आएगा। तो इस थैली का फटना, थैली माने परागकोश, थैली मीन्स क्या होता है? परागकोश। तो इस परागकोश का फटना
किस प्रकार से संभव होता है और कब फटता है, कैसे फटता है, इसी का हम यहाँ पे आज लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे ये फटता है और कैसे इसका मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो परागकोश अस्फुटन की प्रक्रिया है, अस्फुटन दैट मीन्स फटना यार। ठीक है, तो स्फुटन प्रक्रिया में परागकोश के परिपक्व होने पर कह रहा है कि जब परागकोश के फटने की बात आती है ना, तो पहले वो क्या होता है, फटने से पहले मेच्योर होता है। ठीक है, जैसे कोई इंसान है तो कब मरता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं पैदा हुआ तुरंत मर गया, वो एक अलग बात है। कुछ बच्चे पैदा होते ही मर गए, अलग बात है। बट नॉर्मली क्या होता है, बच्चा पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर वयस्क होगा, फिर प्रौढ़ जाएगा, फिर वृद्ध होगा, तब मर जाएगा। तो वैसे यहाँ पे कोई पुष्प लगता है तो पहले उसमें जायांग पुमांग का विकास होता है। विकास होने के एक निश्चित समय बाद ये परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर होते हैं, फिर जाके फटते हैं, तब परागकण निकल के यहाँ वर्तिकाग्र पर आता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अस्फुटन प्रक्रिया में परागकोश के परिपक्व हो जाने पर इस परागकोश के अंदर एक लेयर होती है जिसे अंतःस्तर कहते हैं। अंतःस्तर से क्या होता है, सबसे पहले जल का ह्रास हो जाता है, अर्थात जल की कमी हो जाती है। सपोज करिए यही परागकोश है ऐसे ही, ठीक है, तो अब ये ऐसे ही खुलेगा, ठीक है, फटेगा ऐसे। तो यहाँ पे इसके इंटरनल मध्य में एक लेयर होती है, ठीक है, उस लेयर में वाटर सप्लाई होती रहती है। लेकिन जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है ना, पक जाता है, तो उसमें वाटर सप्लाई क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उस समय उसके अंतःस्तर से जल का ह्रास हो जाता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं की वाह्य, ठीक है, इन कोशिकाओं की वाह्य पतली भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। जैसे आपने गाइस देखा होगा, जैसे कोई मिट्टी है, मिट्टी में वाटर सप्लाई है तो मिट्टी ऐसी चिपके हुए होते बंधे, लेकिन जैसे ही मिट्टी में पानी सप्लाई सूख जाता है तो उसकी जो दरार, ऐसे दरार पड़ जाता है, देखा होगा आपने मिट्टी में ना, ऐसी पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर ये परागकोश ऐसे ही है, ठीक है, परिपक्व होने पर इसके अंतःस्तर में क्या होता है, जल की कमी हो जाती है, जिससे इसमें क्या होता है, जब जल की कमी होती है इसकी कोशिकाएं ऐसे सिकुड़ जाती है, खिंच जाती है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जिससे इसमें दरार पड़ जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अंदर की ओर सिकुड़ जाती है, जिसे रंध्रक या मुख्य कोशिकाओं पर दाब पड़ता है। ठीक है, जब वाटर सप्लाई रुक जाएगा, भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ेगी, ये वाली इधर की ओर, इधर की ओर, तो फिर दोनों के ऊपर क्या होगा, दाब पड़ता है। ठीक है, दाब पड़ता है, जिससे ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जिससे परागकोश का स्फुटन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परागकोश का अस्फुटन कहते हैं। अब आप यहीं पर देखिए और सपोज करिए, जैसे यही परागकोश है, मान लीजिए, सपोज करिए यही अंतःस्तर है, मान लीजिए ये अंतःस्तर है, तो इसमें वाटर सप्लाई हो रही है, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाता है, विकास की अंतिम अवस्था में आ जाता है, तो इसमें वाटर सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे इसकी दीवारें इधर की ओर और इसकी वाली इधर की ओर विपरीत दिशा में खिंच जाती है, जिससे यहाँ दरार पड़ जाती है और ये दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ये देख रहे हो आप, अलग हो गया। ठीक है, अलग होने से ये छोटे छोटे कण, परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, परागकोश का अस्फुटन कहते हैं। और अस्फुटन के बाद परागकण बाहर परागकोश से मुक्त हो जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब दरार पड़ी, ये इधर खींचे, फट गया, तो परागकण वहीं में थोड़ी रहेंगे, वो तो बाहर आ जाएंगे ना। तो वही कह रहा है कि परागकण बाहर आ जाते हैं, अर्थात परागकोश से मुक्त हो जाते हैं, और परागकण स्वतंत्र होने के पूर्व ही अंकुरित हो जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नंबर का पूछा जा सकता है कि परागकण का अंकुरण कब होता है। ठीक है, फटने से बाहर आने के बाद या उसके पहले। तो कह रहा है कि जब परागकण इसके अंदर बंद होते हैं ना, तो ये फट के बाहर आएंगे, लेकिन फट के बाहर आने से पहले ही जो परागकण है, इसमें अंकुरण की प्रक्रिया क्या होती है, चालू हो जाती है, जर्मिनेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, तो इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक जो होता है, वो परागकण भित्ति की ओर जा करके, ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। मतलब जब परागकण कोश फट करके उसका बाहर आना होता है, जस्ट उसके कुछ समय पहले ही, ठीक है, कुछ हावर या एक दो दिन पहले ही क्या होता है कि जो परागकण इसके अंदर ये है, यही है, मान लीजिए ये निकल गया, ये परागकण है, ठीक है, ये, तो ये जो परागकण होता है ना, इस परागकण के अंदर केंद्रक होते हैं, वो दो भागों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, विभाजित हो जाते हैं, दो केंद्रकों में बढ़ जाते हैं, जिसमें एक बड़ा केंद्रक होता है और एक क्या होता है, छोटा केंद्रक। याद रखने वाली बात कि जो परागकण होते हैं उसमें दो तरह के केंद्रक होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें जो बड़े केंद्रक होते हैं ना गाइस, उसको हम वर्धी केंद्रक कहते हैं या नली केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक कहते हैं या नली केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, अभी आगे पूछेगा वर्धी केंद्रक का कार्य क्या है या नली केंद्रक, हम बताएंगे आपको। ठीक है,
तो बोलो कितने केंद्रक में बढ़ता है? दो, एक छोटा एक बड़ा। तो कह रहा है जो बड़ा केंद्रक होता है ना उसको वर्धी केंद्रक कहते हैं या नली केंद्रक भी कहते हैं, और छोटे केंद्रक को हम क्या कहते हैं? जनन केंद्रक कहते हैं। जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है उसे हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद यही जनन केंद्रक, ठीक है, कुछ समय बाद जो ये छोटा वाला केंद्रक है, ठीक है, अर्थात जनन केंद्रक कुछ समय बाद यही क्या करता है? चारों ओर इसके कोशिका द्रव्य बन जाता है, ठीक है। सपोज करिए कि ये आपका परागकण है, ठीक है। अब ये परागकण है, मान लीजिए इसके अंदर एक केंद्रक है, तो ये जब बाहर आता है, बाहर आने के पहले इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बट गया। अब बटने के बाद ये बड़ा केंद्रक हो गया और इसके अंदर जो है छोटा केंद्रक। छोटा केंद्रक क्या है? जनन केंद्रक। बड़ा केंद्रक क्या है? वर्धी केंद्रक होता है। तो अब जो छोटा केंद्रक होता है जनन ना, उसके चारों तरफ, ठीक है, कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बनाए, तो ये आपका बड़ा केंद्रक हो गया और ये छोटा वाला। तो छोटा वाला जनन केंद्रक है, कुछ समय बाद क्या इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है, जिससे क्या होती है कि यह केंद्रक नहीं बल्कि अब कोशिका के रूप में क्या हो गया? बदल गया, जिसे अब क्या कहते हैं? जनन कोशिका का नाम कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। और अब प्रायः इसी अवस्था में, ठीक है, परागकण परागकोश से क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। अर्थात इतनी प्रक्रिया परागकोश से परागकण का बाहर आने से जस्ट पहले इतनी प्रक्रियाएं परागकण के अंदर हो जाती है। क्या हो जाता है कि बाहर आने से जस्ट पहले ही परागकण का जो केंद्रक है दो भागों में समसूत्री विभाजन बढ़ता है। एक बड़ा केंद्रक एक छोटा केंद्रक होता है। बड़े केंद्रक को वर्धी या नली केंद्रक कहते हैं और छोटे केंद्रक को क्या कहते हैं? जनन केंद्रक कहते हैं। और इसी जनन केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? ध्यान देना, जनन केंद्रक है और केंद्रक के चारों कोशिका द्रव्य बन जाती है, जिससे अब यह केंद्रक नहीं बल्कि जनन कोशिका के रूप में जानी जाती है। और इतने ही प्रोसेस होते समय क्या होता है? परागकोश फटता है और परागकण बाहर आ जाता है। अब इस परागकण के अंदर की और घटनाएं कहां पे संपन्न होगी? जब परागकण वर्तिकाग्र पे आ जाएगा ना, तो यहां पे कुछ समय तक रहेगा। अब आगे परागकण में जो परिवर्तन होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो यहां पर परागकण के आने के बाद होगा, ठीक है। तो इससे परागकोश स्वतंत्र हो जाते हैं, इससे परागकोश का स्फुटन कहते हैं, ठीक है। इस हेडिंग में इतना ही। अब कुछ नोट हैं, इनको भी देख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं एक नंबर में, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं 100 बार कह रहा हूं, आप इसलिए ना पढ़िए, आप इसलिए ना पढ़िए कि आप हाई स्कूल इंटर में टॉप करिए, आप इसलिए भी पढ़िए कि आपके अंदर की जो स्किल हो वो भी हर जगह एकदम टॉप पे रहे, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट अगर आपके अंदर नहीं होगा तो डिग्री चाहे 80% हो चाहे 90% हो, महज एक क्या होगी? कागज का टुकड़ा होगा। इसलिए ये आप नॉलेज के लिए पढ़िए, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए और आपके एकेडमिक के लिए पढ़िए, सिर्फ एकेडमिक के लिए नहीं, नॉलेज के लिए, स्किल के लिए पढ़िए, ठीक है। याद रहे कि परागकण से संबंधित कुछ यहाँ पे मैंने आपको नोट बता रहा हूं, जैसे कुछ या बहुत से लोगों में, ठीक है, बहुत से लोगों में दमा व एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्या? परागकण, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, कि परागकण, ठीक है, क्या? परागकण कुछ लोगों में, ठीक है, कुछ लोगों में, ठीक है, यहाँ डबल बार हो गया, कोई बात नहीं। परागकण कुछ लोगों में दमा व एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे पार्थेनियम व गाजर के घास के परागकण। पार्थेनियम इज अ टाइप ऑफ ग्रास, एक प्रकार की घास है, ठीक है। और एक प्रकार की जो घास है और साथ में गाजर घास एक होती है, गाजर नहीं, गाजर की पत्ती की तरह एक घास होती है, आपने देखा भी होगा अपने आसपास। उस दोनों प्रकार के पौधे के जो परागकण होते हैं ना, अगर ये मनुष्य के पास चले जाए, मनुष्य के संपर्क में आ जाए, तो ये हवा द्वारा मानव के नाक के फेफड़े में जाके क्या करते हैं? बोलो, दमा रोग व एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। इसका मतलब है जो पॉलिन ग्रेन होता है, पॉलिन परागकण होता है, वो क्या होता है, ठीक है, वो अगर मानव के संपर्क में आए तो बहुत सारे लोगों को रोग भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। और दूसरा नोट जो है, कुछ परागकण प्रायः सप्लीमेंट के रूप में, ठीक है। कौन से सप्लीमेंट? आप यहाँ पे फूड सप्लीमेंट, परागकण फूड सप्लीमेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फूड सप्लीमेंट, ठीक है। कुछ पौधों में क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फूड सप्लीमेंट के रूप में बाजार में पोषण के लिए उपलब्ध है। मतलब ये भी होता है कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आपको भी नहीं, आने वाले समय में देखोगे, अभी बहुत जगह तो हो रहा है कि जो पौधे के परागकण होते हैं ना, ठीक है, उसका प्रयोग हम लोग या व्यक्तियों के बच्चों के लिए क्या होता है? पोषण के, जैसे हम लोग हॉर्लिक्स खाते हैं, बोर्नवीटा पीते हैं ना, वो क्या है? उसको खाने से क्या होता है? पोषण मिलता है।
तो उसी प्रकार से कुछ पौधों के जो परागकण है ना, उनका प्रयोग भी क्या हो रहा है मार्केट में, बाजार में पोषण पदार्थ, पोषक पदार्थ के रूप में मार्केट में क्या है उपलब्ध है, उसका प्रयोग पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो गोली व सिरप के रूप में आपको मार्केट में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, गोली व सिरप के रूप में उपलब्ध होती है। ठीक है, क्या होती है, उपलब्ध होती है। समझ में आ रही बात नहीं, क्या होता है, गोली और सिरप के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब एक तीसरा नोट की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या कि अलग अलग परागकण में अंकुरण क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, परागकण में अंकुरण क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे धान व गेहूं में 30 मिनट, ठीक है, धान व जो गेहूं होते हैं इनके परागकण में अंकुरण की क्षमता 30 मिनट होती है। तथा रोजेसी लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी मतलब जैसे दलहनी फसल मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, ये सब। ठीक है, रोजेसी व कुल के पौधों में जो यही अंकुरण क्षमता क्या होती है, बोलो महीनों तक होती है। क्या होती है, महीनों तक। मतलब कि जो रोजेसी लेग्यूमिनेसी कुल के फैमिली के पौधे हैं उनके जो परागकण होते हैं उनके अंकुरण करने की क्षमता महीनों तक बनी रहती है। ठीक है, ये हो गया। और इंपॉर्टेंट चीज एक और नोट्स आपको बता रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है समथिंग, इसलिए याद रहे सभी गाइस, ध्यान दे कि परागकणों को प्रायः कई वर्षों तक प्रजनन कार्य हेतु 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। ये कह लो किसमें, द्रव नाइट्रोजन में 196 माइनस डिग्री सेल्सियस अगर दे करके द्रव नाइट्रोजन में अगर हम परागकण को डाल दें तो वह परागकण की क्षमता सिर्फ 30 मिनट नहीं, कई दिन नहीं, बल्कि कई वर्षों तक वो परागकण नष्ट नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर कई 10, 20, 5 वर्षों के बाद भी इस द्रव नाइट्रोजन से उस परागकण को निकालेंगे। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कह रहा धान व गेहूं में 30 मिनट क्षमता है, 30 मिनट बाद परागकण अंकुरण क्षमता खत्म, लेकिन हमें इसे 6 महीने बाद, साल भर बाद यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके परागकण को किसमें, द्रव नाइट्रोजन लेकर के -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसमें रख देते हैं। फिर 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद भी अगर उस परागकण को निकालेंगे तो भी वो अंकुरण क्षमता उसमें बनी रहेगी। ठीक है, तो सो नाउ टू बी केयरफुल फॉर दिस पॉइंट, पूछा जा सकता है कि परागकणों को सुरक्षित किस प्रकार के पदार्थ में रखा जाता है। तो आप क्या बताएंगे, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब परागकोश के स्फुटन की बात आई, यहां कुछ फिगर द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि चूंकि पृथ्वी पर 5 लाख से ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे हैं और हर पौधों में जो पुष्प लगता है उस पुष्प में जो ये परागकोश होते हैं ना, सबकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए सब में स्फुटन भी अलग अलग। जैसे इस पृथ्वी पर लाखों प्रकार के आदमी, कोई एक्सीडेंट से मर जा रहा है, कोई वृद्धों को मर रहा है, किसी किडनी फेल है, किसी का लीवर फेल है, ठीक है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, राइट है ना। ऐसे लोग मर रहे हैं, मरने के तरीके अलग ना, मर सब रहे हैं लेकिन तरीके क्या अलग है। वैसे ही प्रकार क्या है कि हर पौधे में जो परागकोश होता है ना, वो जो फटता है तो उसके फट करके परागकण के बाहर आना, अर्थात परागकोश का स्फुटन का जो तरीका है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, किसी पौधे का परागकोश जो होता है जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसकी ये जो बीच में अंतःस्तर, इसमें जल के ह्रास की कमी की वजह से ये इधर की ओर और ये इधर की ओर खिंच गई और ये परागकण क्या हो गए, बाहर आ गए। ठीक है, बाहर निकल गए, तो इस खांच को स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लिट। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ पौधे के जो परागकोश होते हैं ना, मान लीजिए किसी पौधे का ये परागकोश है और इसके अंदर ये परागकण ऐसे ही भरे हैं, तो इसमें ऊपर पोर बन जाता है। पोर का मतलब छिद्र बनता है और छिद्र के माध्यम से ये परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। इस तरह से परागकोश का स्फुटन होता है। फिर कुछ पौधों में क्या होता है कि ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स डेhiscence होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं परागकोश था, ये ऊपर पोर से नहीं बल्कि ये बीचों बीच ऐसे ही क्या हुआ, 2 भाग में फटकर अलग और परागकण क्या हो गए, बाहर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, किसी किसी पौधे में क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, इसमें क्या है कि ये परागकोश था, लेकिन जब इसके फटने का समय आया मैच्योर होने के बाद, तो पूरा परागकोश ना ट्रांसफर फट रहा, ना लॉन्गिट्यूडनल फट रहा, बल्कि इसकी एक परत वाल्व के रूप में क्या हो रही है, निकल जा रही है, जिससे ये परागकण क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे ही क्या हो रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी परागकोश का स्फुटन कहते हैं, इसको भी, बट तरीके क्या हैं, अलग अलग। तो वही कह रहा है कि परागकोश स्फुटन की विभिन्न विधियों का निरूपण यहाँ बाई फिगर आपके सामने क्या किया है दोस्तों, किया गया है। ठीक है,
तो इस तरह से इसकी एडी में परिपक्व पराग कोश का स्फुटन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसे 1 मिनट का समय है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी नोट्स में उतार लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। तो गाइज, अब मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। कल से जो आपको वीडियो मिलेगी वो लगभग 30 मिनट की वीडियो होगी। चूंकि मैं 1 महीने बाद आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये समझिए कि आज की जो स्टार्टिंग वीडियो दी गई, ठीक है, अब हमें इसके वीडियो के बाद जो कल से वीडियो दूंगा वो एक लंबी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपके एक वीडियो में 3-4 टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ और एक लंबे वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।